Dear colleagues at bar, dear law students, ladies and gentlemen, burden of proof. That is the topic for my today's video. Meaning thereby Article 117 onwards. In my previous video, I discussed basic principles governing the burden of proof, and two articles were quoted, cited. Article 117 and 118, Kanun-e-Shahadat Order 1984. Well, the general principle is the party who claims some fact, he has to prove that fact. Article 117. 118, there is a क्रॉस टेस्ट. जो पार्टी केस कंक्लूड होने के बाद फर्ज किया कोई एविडेंस भी नहीं आती, जो पार्टी अपने मौकिफ में फेल हो जाती है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है. 118. प्रोसीडिंग फर्दर, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट. आर्टिकल 119. ये चूंकि दोनों तीन तीन लाइनों के आर्टिकल्स हैं, अपनी इस वीडियो में मैं आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए रेलेवेंट लॉज भी साथ साथ बताता चला जाऊंगा, ताकि अपनी इनपुट भी साथ दूंगा और रेलेवेंट लॉज भी बताते चलूंगा, ताकि आपकी मेमोरी रिफ्रेश रहे. 119 provides burden of proof as to particular fact. The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence. Illustration B is important. B wishes the court to believe that at the time in question he was elsewhere. He must prove it. So, alibi. जिन स्टूडेंट्स ऑफ लॉ को alibi का नहीं पता, मैं उनके लिए एक्सप्लेन करूंगा. Alibi means elsewhere. Alibi is a defense in criminal trials. कि फर्ज किया प्रोसिक्यूशन कहती है कि इस अक्यूज ने लाहौर में फलां तारीख को इतने बजे मर्डर किया. वो स्टैंड ये लेता है, डिफेंस ये लेता है कि एट द रेलेवेंट टाइम आई वाज इन कराची, या मैं इंग्लैंड गया हुआ था वेकेशंस पे. तो इसे हम कहते हैं ये प्ली ऑफ एलिबाई है. यानी वो कहना ये चाहता है कि इफ, यानी मैं मौके वारदात से इतनी दूर था कि इफ नॉट इम्पॉसिबल इट इज हाईली इम्प्रॉबेबल. यही वर्ड्स हैं जो कानून-ए-शहादत ऑर्डर में यूज हुए हैं कि मैं ये वक़्वा कर ही नहीं सकता था. तो इसे हम कहते हैं. अब अगर एक मुल्ज़म, ठीक है, वो बेसिक प्रिंसिपल अपनी जगह पे, that it is duty of the prosecution to prove the guilt, but that does not mean that in a criminal trial each and everything is to be proved by the prosecution. Article 119 says कि अगर एक accused, वही plea of alibi को ही ले ले, अगर वो ये कोर्ट को बावर करवाना चाहता है कि मैं मौके वारदात से इतनी दूर था, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं, तो इस हद तक फिर साबित करने की जिम्मेदारी मुल्ज़म पर आएगी. सो चूंकि एक पर्टिकुलर फैक्ट सिर्फ उसी के नॉलेज में है. ओके, प्रोसीडिंग फर्दर. आर्टिकल 120. टू रिफ्रेश योर मेमोरी, प्लीज लिसन. आर्टिकल 120, आई विल रीड फॉर यू. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible. The burden of proving any fact necessary be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on that person who wishes to give such evidence. Class B. A wishes to prove by secondary evidence the contents of a lost document. A must prove that document has been lost. अब इसको मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. देखिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की दो काइंड्स होती हैं, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस मीन्स इफ वी प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, इफ सम ड्यू टू सम रीजन ओरिजिनल इज नॉट अवेलेबल, एक पार्टी कहती है गुम हो गया था और मैं सेकेंडरी एविडेंस यानी उसकी फोटोकॉपी देना चाह रहा हूं, फर्ज किया, तो इस बात को जिम्मेदारी कि ओरिजिनल गुम हो गया था, ये फिर उस पर्टिकुलर
पर्सन पर होगा जो ये विश कर रही है, कोर्ट ये बिलीव करे ओरिजिनल गुम हो गया था। इस हद तक बर्डन ऑफ प्रूफ ऑनेस्ट जो है उस पार्टी के शोल्डर पर है। प्रोसीडिंग फर्दर, नाउ आई एम जंपिंग ऑन आर्टिकल 121। Burden of proving that case of the accused comes with an exception. Okay. अगर कोई मुल्ज़म कोर्ट को यह बिलीव करवाना चाहता है कि मेरा केस जनरल एक्सेप्शंस लेड डाउन इन पाकिस्तान पीनल कोड या किसी और स्टैट्यूट में फॉल करता है, तो इस हद तक कि उसका केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, इस हद तक बर्डन ऑफ प्रूफ या ऑनर्स वो उस पर्सन पर है जो कहता है कि कोर्ट ये बिलीव करे कि मेरा केस जो है वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। रेलेवेंट लॉ फॉर रिफ्रेशिंग योर मेमोरी प्लीज। व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस ब्रिंगिंग द केस विद इन द जनरल एक्सेप्शन इन पाकिस्तान पीनल कोड यानी सेक्शन 76 ऑनवर्ड, or within any special exception or proviso contained in any other part of the same statute or in any law defining the offense is upon him, and the court shall presume the absence of such circumstances. बात को सिंपल कर लेते हैं with an illustration example. क्रिमिनल ट्रायल है, प्रोसिक्यूशन क्लेम करती है कि इसने मर्डर किया या डकैती की या कोई ऑफेंस किया। अक्यूज्ड कहता है एट द टाइम ऑफ दैट अलेज्ड अकरेंस माई एज वॉज लेस देन 10 ईयर्स, यानी वो सेक्शन 82 पाकिस्तान पीनल कोड का फायदा उठाना चाह रहा है। सेक्शन 82 पाकिस्तान पीनल कोड प्रोवाइड्स नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। पहले 7 ईयर्स था, अब 10 ईयर्स हो गया। नथिंग इज एन ऑफेंस done by a child under 10 years of age. अब वो जनरल एक्सेप्शंस आर्टिकल सेक्शन 82 का फायदा उठाना चाहता है। इस हद तक साबित करने की जिम्मेदारी फिर मुल्ज़म पर है कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या वर्बल एविडेंस से साबित करे कि मेरी एज उस वक्त 10 साल से कम थी, और कोर्ट शेल प्रज्यूम, ये प्रजम्पशन ये होगी कि इसका केस फॉल नहीं करता, लेकिन ये रिबटेबल प्रजम्पशंस ऑफ लॉ है। ओके, दिस इज आर्टिकल 121 विच प्रोवाइड्स कि अगर कोई मुल्ज़म वो ये कहता है कि मेरा केस जनरल एक्सेप्शंस पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात है पाकिस्तान या किसी और स्टैट्यूट में फॉल करता है, तो उस हद तक जिम्मेदारी बर्डन ऑफ प्रूफ वो फिर उस मुल्ज़म के शोल्डर पर है। ओके, आर्टिकल 122, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। When any fact is specially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. इसकी जो इलस्ट्रेशन बी है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगी। A is charged with a traveling on a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket is on him. सो है अब रेलवे में विदाउट टिकट्स सफर करना इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, पनिशमेंट है उसकी, फाइन है उसका, इट्स नॉट अ सिविल रॉन्ग। अच्छा, अब ड्यूटी, जनरल प्रिंसिपल क्या है? ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट। तो प्रोसिक्यूशन अगर ये कहती है कि इसके पास टिकट नहीं था, वो कहता है मेरे पास टिकट था, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है कि वो साबित वो कर दे। ये लेजिस्लेशन क्यों हुई हुई है, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, इसकी मैं एक और एग्जांपल के साथ बात क्लियर करना चाहता हूं। फर्ज किया पुलिस कहती है कि जी, एक एसएचओ एफआईआर लिखता है कि जी मैंने नाका पर इस गाड़ी को रोका, गाड़ी की तलाशी ली, इसके ट्रंक या डिग्गी में से बेलाल हसन सी क्लशनकोफ निकल आई, चालान हो गया। अब अक्यूज कहता है नहीं, आई हैड अ लाइसेंस, मेरे पास आर्म्स लाइसेंस है, वैलिड लाइसेंस है। अब यहां वो जनरल प्रिंसिपल्स नहीं चलेगा कि ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट। यहां चूंकि वो कहता है कि मेरे विद इन माई नॉलेज है, स्पेशली विद इन माई नॉलेज है कि मेरे पास लाइसेंस था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा। ये क्यों है?
देखिए, फर्ज किया अगर यहां वो जनरल प्रिंसिपल हमने उसके उस पर चले कि प्रोसिक्यूशन साबित करे, तो प्रोसिक्यूशन को अब क्या करना पड़ेगा? ये 1947 से लेकर टिल डेट कलाशनकोव के जितने लाइसेंसेस हैं वो सारे ला के एग्जिबिट कराएगी प्रोसिक्यूशन, जो पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कहां से बने हुए हैं और पता नहीं कितने लाखों की तादाद में होंगे। और उसके बाद वो कहेगी देखिए जी इसमें इसका नाम नहीं है, लिहाजा ही इज अ गिल्टी। अब प्रोसिक्यूशन का सफर देखिए ना कितना लंबा हो जाएगा और केस चलेगा 20 साल। तो इसलिए कानून शहादत ऑर्डर में ये क्लॉज रखी गई कि अगर उसके स्पेशली नॉलेज में है, जिसकी एग्जाम्पल रेलवे टिकट वाली है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है। यहां भी वो बेसिक प्रिंसिपल नहीं कि ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ये भी एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 117। अब प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ओके, रदर उससे पहले मैं 2-3 और इंपॉर्टेंट बर्डन ऑफ प्रूफ पे मैं बात करना चाहूंगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ऑनरशिप, आई एम जंपिंग आर्टिकल 126। First, I will be reading Article 126, then I will be giving my input. When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner on the person who affirms that he is not the owner. Actually, मैंने पहले भी एक आपसे गुजारिश की है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग की जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक अंडरलाइन प्रिंसिपल यही है, when any presumption operates in favor of one party, burden of proof is shifted on the other party. So फर्ज किया है घर है, वहां एक शख्स काबिज है, ट्रायल सिविल कोर्ट में है कि हु इज द रियल ऑनर। तो जो पोजेशन में होता है बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर नहीं होगा, दूसरे पर होगा। क्यों? पोजेशन एंड ऑनरशिप, पोजेशन इज prima facie proof of ownership. पोजेशन इज बादिउल नजर में मलकियत का सबूत होती है। सो प्रिजम्पशन इज इन दैट फेवर ऑफ इन दैट पर्सन हु इज इन पोजेशन। सो प्लेंटिफ इसमें कोई भी हो, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा जो पोजेशन में नहीं है। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। Okay. Relevant law first, Article 127. When there is a question as to the good faith of a transaction between the parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in a position of active confidence. दो एग्जाम्पल्स हैं, एक क्लाइंट और लॉयर वाली है और एक बाप और बेटे वाली है, दोनों ही मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। इलस्ट्रेशन ए, द गुड फेथ ऑफ अ सेल बाय ए क्लाइंट टू एन एडवोकेट इज इन क्वेश्चन इन अ सूट ब्रॉट बाय द क्लाइंट। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन द एडवोकेट। द गुड फेथ of a sale by a son just came of age to a father is in question in a suit brought by the son. The burden of proving the good faith of the transaction is on the father. देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ तय करते हुए वो वाला जनरल प्रिंसिपल अपनी जगह के ऊपर 117, the party who claims some fact he has to prove that fact. कोर्ट ने यह भी देखना है कि दोनों पार्टीज के दरमियान कहीं एक्टिव कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप तो नहीं रहा होगा। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस? जहां एक पार्टी आंखें बंद करके दूसरे पर एतमाद कर रही हो और करती हो, हम कहते हैं ये रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस है। जिस तरह हम वकला है, हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं तो बाज़ औक़ात जल्दी में हम वो डिक्टेशन नहीं दे सकते, तो उसमें ऑब्वियसली खाली कागजों पर भी साइन हो जाते हैं, वकालतनामे में भी साइन हो जाते हैं, अंगूठे में लग जाते हैं। दिस इज इन प्रैक्टिस, आपको भी पता है और मुझे भी पता है।
उनके असल शनाख्ती कार्ड हमारे पास होते हैं, उनकी रजिस्ट्री की कापियां हमारे पास होती हैं। अब यानी एक्टिव कॉन्फिडेंस हो गया ना। अब वैसे किससे आईडी कार्ड की कॉपी लें वो आपको देगा, अब वैसे किसी के खाली कागज पर साइन करवाए वो आपको करके देगा। लेकिन रोजाना आपके पास, मेरे पास, हम सब कोलीग्स के पास क्लाइंट्स आते हैं, हम पर एतमाद करते हैं और अब खाली कागजों में अंगूठा लगा के चले जाते हैं। अब यहां फर्ज किया देयर इज अ प्लेंटिफ जो केस फाइल करता है और वो कहता है जी कि मेरी सारी जायदाद फ्रॉड करके, चीटिंग करके मेरे से हथिया ली गई। दूसरी तरफ से डिफेंडेंट इज एन एडवोकेट, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है वकील साहब का जी के ट्रांजैक्शन वाज इन गुड फेथ, मैंने सारे पैसे देके ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। यहां फिर हालांकि क्लाइंट गया कोर्ट में एंड द पार्टी यू क्लेम सम फैक्ट ही हैज टू प्रूव दैट फैक्ट, दैट जनरल प्रिंसिपल लेट डाउन 117 विल नॉट वर्क। ये केस इसमें आ जाएगा कि रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस है। यहां जज साहब ओपीडी लिखेंगे और ट्रांजैक्शन वाज इन गुड फेथ और नॉट, ये वकील साहब को साबित करना पड़ेगा। क्यों? रिलेशनशिप ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। लेकिन आई विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम माई दिस वीडियो जब तक कि मैं अपने प्रोफेशन के मतलब एक बात ना कह दूं। गो, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, साइन करके चले जाते हैं खाली कागजों पर, उनके आईडी कार्ड हमारे पास पड़े होते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड। देयर इज नॉट अ सिंगल एलिगेशन प्रूव टिल डेट कि वकील साहब ने खुदा ना खास्ता कोई फ्रॉड करके मेरी जायदाद हथिया ली थी। ये वो एतमाद है जिस पे मेरा सर फख्र से बुलंद है और मुझे अपना काला कोट पहनने पर और आप सबका काला कोट पहनने पर फख्र है। विद दिस I depart from this video. See you. Good luck.